एवरीवन, जी सनामिका में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री। और मिडाइवल हिस्ट्री हम लुसेंट बुक को फॉलो करते हुए हमारे नोट्स हैं। लुसेंट को कैसे पढ़ें, क्योंकि लुसेंट जब हम बुक से पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, चीज़ें याद नहीं होती हैं, बहुत बोरिंग लगती हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है। वैसे इंपॉर्टेंट लुसेंट में सब इंपॉर्टेंट ही फैक्ट दिए हुए हैं, तो उसके हमने नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ के लिए जोड़ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा एक और प्रोग्राम जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, फ्री बैच, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा मध्यकालीन भारत, हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला टॉपिक है हमारा मुस्लिम आक्रमण। क्या? मुस्लिम आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके? तो अरबों के द्वारा किया गया था। किसके? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो अरबों के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी आक्रमणकारी था और 712 ईस्वी में, कब? तो 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। 712 में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया? तो 712 में किया था, सिंध पर किया था। कहाँ पर? तो सिंध पर। और सिंध के जो राजा था उस वक्त, तो राजा दाहिर का शासन था सिंध पर। और इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या अपना साम्राज्य स्थापित करना था? तो नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वो था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। सिर्फ इसका यही मकसद था, जो धन था उसको लूट कर ले जाना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगला है महमूद गजनवी। तो अब आता है हमारा महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी अल्पतगीन नामक, तो अल्पतगीन गजनी वंश का उदय होता है। किसका? तो गजनवी वंश का। तो अल्पतगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने, कब? तो तुर्क सरदार 932 ईस्वी में गजनी में, कहाँ पे? तो गजनी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। गजनवी साम्राज्य को यामिनी साम्राज्य भी कहा जाता है, यामिनी वंश भी कहा जाता है। तो किसने की थी गजनवी साम्राज्य की स्थापना? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी 932 ईस्वी में। उसके बाद सुबुक्तगीन, तो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद और उसका उत्तराधिकारी भी वही था। तो अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद और उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन जो है वो, सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो सुबुक्तगीन भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी तो सुबुक्तगीन था। कौन था? तो सुबुक्तगीन था। अब आता है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, जो 997 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 998 है तो कहीं पे 997 है, इस चीज का ध्यान रखना, गद्दी पर बैठता है। और उसने अपने पिता के विपरीत भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किए हैं। तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के समय कहाँ का? तो खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का? तो खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक था। अब महमूद गजनवी की कुछ उपाधियां हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने से पहले बगदाद के, किससे? तो बगदाद के खलीफा, किससे? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह से अपने पद की मान्यता प्राप्त की थी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। और इसने जो उपाधियां धारण की थी तो वो कौन सी थी? तो इसकी उपाधि थी यामीन उद दौला। यामीन उद दौला और एक उपाधि थी यामीन उल मिल्लाह। क्या थी? तो यामीन उल मिल्लाह। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की इसने जो है उपाधियां धारण की। और भारत पर आक्रमण, तो महमूद गजनवी ने
भारत पर आक्रमण किए तो 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया, यानी कि पहला आक्रमण इसने 1000 में किया था और लास्ट आक्रमण इसने अपना 1027 में किया। और कुल कितने, तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया है महमूद गजनवी ने। गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। गजनवी का उद्देश्य ये नहीं था, बल्कि उसका जो एकमात्र उद्देश्य था वो क्या था, तो भारत की जो धन संपत्ति है उसे लूटना, जो सोना चांदी है और धन का उपयोग अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए करना। और यही उद्देश्य इसका था, मोहम्मद बिन कासिम का भी था, अरबी आक्रमणकारी। अब जो प्रथम आक्रमण देख लेते हैं, तो प्रथम आक्रमण, प्रमुख आक्रमण, तो 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजा किसके, तो जयपाल के विरुद्ध किया था। किसके, तो जयपाल के विरुद्ध किया था। और इस युद्ध में जयपाल पूरी तरह पराजित हुआ था और इस अपमान से दुखी होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। और 1008 से 9 में, तो 1008 से 9 में उसके पुत्र, यानी कि उसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल, किसके, तो आनंदपाल के विरुद्ध अभियान चलाया। इसे किसका, वहिंद का युद्ध भी इसको कहा जाता है। वहिंद का युद्ध भी इसको कहा जाता है, जिसमें आनंदपाल की भी पराजय हुई थी। और जबकि 1008 में नागरकोट के विरुद्ध भी अभियान चलाया था। नागरकोट युद्ध भी हुआ था। तो नागरकोट अभियान में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तो नागरकोट अभियान भी यहीं का है। इसका, तो नागरकोट, जिसमें नागरकोट, तो नागरकोट अभियान भी 1008 का है, जिसे किसकी, तो मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है इस हमले को, महमूद गजनवी की। और 1025 ईस्वी में सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो 1025 में महमूद गजनवी का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, कहाँ पे, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण हुआ था। और उसने मंदिर को पूरी तरह से क्या, नष्ट कर दिया था। और वहां से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति, कितनी, तो उस समय में 20 लाख दिनार की संपत्ति और बेशकीमती सोना चांदी लूटकर गजनी ले गया था गजनवी। सोमनाथ मंदिर से लौटते समय रेगिस्तान के क्षेत्रों में उससे जाटों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो जाटों ने उसका प्रतिरोध किया, जाटों ने उसका कुछ धन संपत्ति भी लूट ली थी। और इसी के बाद में फिर उसने 1027 में जाटों के विरुद्ध भी आक्रमण किया, इस चीज से परेशान होकर कि उसे रोका गया था। तो भारत पर महमूद गजनवी का यह अंतिम आक्रमण था। 1027 में, जो कि सिंध और मुल्तान के क्षेत्र के जो जाट थे उनके विरुद्ध था, जिन्होंने सोमनाथ से लौटते समय उसकी सेना को परेशान किया था और धन लूटा था। और इस अंतिम अभियान में उसने जाटों को भी परास्त कर दिया था। अब महमूद गजनवी के दरबार में कुछ प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक रहते थे। तो महमूद गजनवी को विद्वानों और कलाकारों का बहुत शौक था। ठीक, उसके दरबार में कई महान विद्वान रहते थे। अल-बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये एक महान इतिहासकार, भूगोलवेता और खगोल शास्त्री था अल-बरूनी। इसके जो प्रसिद्ध अरबी ग्रंथ है वो है किताबुल हिंद और किताबुल हिंद और या फिर इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तो किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद की रचना किसने की थी, तो इसके जो लेखक हैं वो है अल-बरूनी। और यह अरबी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें उस समय के भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला है फिरदौसी। तो फिरदौसी पूर्व का होमर। तो पूर्व का होमर किसको कहा जाता है, फिरदौसी को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। और इसने फारसी भाषा का महाकाव्य, कौन सा, शाहनामा, फारसी भाषा का महाकाव्य शाहनामा लिखा है। और ऐसा माना जाता है कि इसे गजनवी ने सोने के सिक्के देने का वादा किया था। किसने, गजनवी ने सोने के सिक्के देने का वादा किया था, लेकिन बाद में पूरे सिक्के न मिलने पर फिरदौसी ने नाराजगी जताई थी, ये भी कहा जाता है। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी, पूर्व का होमर इसे कहा जाता है। फारसी भाषा का महाकाव्य है शाहनामा, जो किसने लिखा है, तो फिरदौसी ने। और फिरदौसी किसके दरबार में रहता था, तो महमूद गजनवी के।
अगला है उतबी। ये महमूद गजनवी का राज दरबारी इतिहासकार था और इसने किताब उल यामिनी, कौन सी, तो किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की है। और अगला है बहाकी, तो बहाकी, और यह भी गजनवी के दरबार का एक प्रमुख इतिहासकार था जिसने तारीख बहाकी लिखी है। अब आते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु है 1027 में उसने अपना अंतिम आक्रमण किया जो जाटों के विरुद्ध था, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। अब आता है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी, सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था, मोहम्मद गोरी का। तो गजनवी साम्राज्य के पतन के बाद गौर साम्राज्य का उदय होता है। किसके, तो गजनवी साम्राज्य के बाद में गौर साम्राज्य का उदय होता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद किसे, तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की, क्योंकि अब तक जो आ रहे थे वो उन्होंने उनका इरादा बिल्कुल भी साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। वो धन के लिए आ रहे थे, अपने प्रचार के लिए आ रहे थे, अपने इस्लाम धर्म के। जबकि अब मोहम्मद गोरी आता है साम्राज्य की स्थापना के लिए और इसे वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इसने जो भारत पर अपना पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके, तो मुल्तान के विरुद्ध किया था। 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। कहाँ पर, तो गुजरात के पाटन में, जहाँ के जो शासक थे वो चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, चालुक्य है या फिर सोलंकी है। मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय का नाम भीमद्वितीय था और भीमद्वितीय ही ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अपनी योग्य एवं साहसी माँ का नाम था नायकी देवी। कहीं पे पूछ लिया जाता है, हो सकता है थोड़ी चीजें कहीं पे कोई पॉइंट जोड़ दिया गया हो जो इम्पोर्टेंट है, लूसेंट से फालतू है, ऐसा हो सकता है। साहसी माँ नायकी देवी के नेतृत्व में माउंट आबू के निकट, कहाँ पे, तो माउंट आबू के निकट मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। किसने, तो भीमदूत्य ने किया था। और ये मोहम्मद गोरी की जो है भारत में पहली पराजय थी जिसे चालुक्य शासक भीमदूत्य ने हराया था। अब मोहम्मद गोरी के कुछ प्रमुख युद्ध हैं जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 कब हुआ, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन के मैदान हरियाणा में मोहम्मद गोरी किस किस के मध्य हुआ था, और चौहान वंश के, मोहम्मद गोरी और चौहान वंश के प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय भी ने कहा जाता है कि मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई थी, बुरी तरह पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी की, और वह जान बचाकर वहां से भाग गया था। उसके बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में होता है। यह भी तराइन के ही मैदान में होता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध होता है फिर से, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। किसकी, तो मोहम्मद गोरी पहले में हारा था और इसमें उसकी विजय हो गई। इसका कारण तो जयचंद की कूटनीतिक उदासीनता और गोरी की बेहतर सैन्य रणनीति के कारण ये जीत पाता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और इस युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से भारत में जो है मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। यानी कि मुस्लिम सत्ता की नींव भारत में कब से पड़ी, तो तराइन के दूसरे युद्ध से पड़ती है। अब आता है चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। स्थान, तो चंदावर कहाँ पे, तो इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को बुरी तरह पराजित किया और मार डाला था चंदावर के युद्ध में। अब गोरी जो है वापस चला जाता है, उसकी मृत्यु जाती है, देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में जीते हुए क्षेत्रों को अपने प्रिय और विश्वास पात्र तुर्क गुलामों या सेनापतियों को सौंप दिया था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, और वापस जो है गजनी लौट जाता है। 1206 ईस्वी में दमक सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते समय अज्ञात हमलावरों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कब हुई, तो 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कहाँ पर, तो सिंधु नदी के तट पर दमक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब मोहम्मद गोरी के कुछ प्रमुख तुर्क गुलाम सेनापति थे। तो मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था,
इसलिए उसके मरने के बाद उसके साम्राज्य का जो विभाजन था उसने अपने निम्नलिखित प्रमुख गुलाम सेनापतियों के बीच हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर भारत में सल्तनत काल की नींव रखी। तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन। एक था कुतुबुद्दीन, और इसे भारत में गुलाम वंश का या मामलुक वंश की नींव रखने का श्रेय प्राप्त है 1206 ईस्वी में, और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। डिटेल हम आगे देखेंगे सल्तनत काल में। और एक था नासिरुद्दीन कुबाचा, इसे उच्च और मुल्तान का क्षेत्र प्राप्त हुआ। ताजुद्दीन यलदौज, इसे गजनी का अधिकार क्षेत्र मिला। और अंतिम था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ये मोहम्मद गोरी का एक ऐसा आक्रामक सेनापति था कि इसने पूर्वी भारत में आक्रमण करते हुए बिहार पर अधिकार कर लिया। इसने प्रसिद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, वहाँ की विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी थी। और इसने बंगाल पर भी आक्रमण किया था। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर भी आक्रमण किया था। और उस समय बंगाल का सैन्य वंश का राजा लक्ष्मण सेन था। बंगाल में सैन वंश का शासक। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो है 1206 से 1526। 1206 से 1526। और दिल्ली सल्तनत के काल के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने जो है इस पर शासन किया है। तो वो 5 वंश कौन से हैं? क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाइए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो अब देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो 1206 से 1290 तक रहता है। 1206 से 1290 गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश या फिर इलबरी वंश भी कहा जाता था। इलबरी वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता था। इस वंश के जो अधिकांश शासक थे वो स्वतंत्र माता पिता के गुलाम थे, जिन्हें बाद में दास्ता से मुक्त कर दिया गया। अब गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है। और यह मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम और सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम और सेनापति था। और 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी और इसने अपनी राजधानी क्या? तो इसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो वो लाहौर थी। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहा गया। और नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला जो बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। और इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जो ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में रखी गई थी। और लेकिन ये इसे पूरा नहीं करा पाया। इसे जो पूरा कराया तो वो इल्तुतमिश ने पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन नींव कुतुब मीनार की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? तो 1210 में। और इसके बाद शासक बनता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठा, जिसने मात्र कितने? तो 8 महीने शासन किया। और 8 महीने के बाद ही इसको इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया। गुलाम वंश की स्थापना अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने, नहीं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगती है, नोट्स तैयार करने होते हैं, फिर एक एक चीज़ को चेक करना होता है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अन्य नाम मामलुक वंश या इलवरी वंश। और शासनकाल तो 1206 से 1290। और अगला शासक जो आराम शाह को अपदस्थ करके गद्दी पर बैठता है वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासनकाल है 1210 से 1236। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। और इसने अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित की थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर रखी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे स्थानांतरित किया, लाहौर से दिल्ली ले गया। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिन्हें चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा गया। और इसी के काल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
यह भू राजस्व व्यवस्था थी। और इसने जो है 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे क्या तुर्क ए चहलगानी कहा गया। तो तुर्क ए चहलगानी दल 40 इसको कहा जाता है। ये 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल था। और इसे किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। और इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी पूरा कराया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां इसी के शासनकाल में भारत की सीमा तक आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति से भारत को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया था। तो चंगेज खां ने जो भारत की सीमा तक आया था, चंगेज खां भारत पर आक्रमण के लिए, तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। अब कहते हैं कि नोट्स कैसे बनाए। तो नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाए जाते हैं, मेन की पॉइंट। जैसे इल्तुतमिश के बारे में आपको ये मेन की पॉइंट लिखने हैं। राजधानी लाहौर से दिल्ली, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए था, टंका और जीतल। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, तुर्क चहलगानी का गठन किया और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। अब अगला शासक आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा, जो एक क्या था? अयोग्य शासक था। और इसकी माँ शाह तुर्कान का इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती थी। तो स्वयं तो अयोग्य था, स्वयं की कोई क्षमता नहीं थी। और उसके बाद में रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। पर्दा प्रथा का इन्होंने त्याग किया और पुरुषों की तरह ये खुले दरबार में क्या कुबा यानी कि कोट और कुल्हा टोपी पहनकर बैठती थी। और इसने जमालुद्दीन याकूत, तो याकूत कौन था? एक अश्वशाला का अधिकारी था, जिसको इसने अमीर आखुर यानी कि घोड़ों का सरदार पद पर नियुक्त किया था। किसे? याकूत को। जिससे तुर्क सरदार जो थे जलने लगे, तो पढ़ाई के लिए सही नहीं होगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। तुर्क सरदारों ने इस बात का विरोध किया था, याकूत को अमीर आखुर बनाए जाने का। और रजिया सुल्तान का जो विवाह था अल्तूनिया भटिंडा के सूबेदार के साथ हुआ था। अल्तूनिया भटिंडा के सूबेदार थे अल्तूनिया, जिसके साथ में रजिया का विवाह हुआ था। और 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका, पर्दा प्रथा को इन्होंने त्यागा, अल्तुनिया से विवाह हुआ और अमीर आखुर नियुक्त किया याकूत को। तो गुलाम वंश के शासकों का क्रम, यहाँ क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखना है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और फिर रजिया सुल्तान। अब आते हैं बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। तो इनको बस इनमें आपका क्रम याद रखना है। इनमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिटेल में पढ़नी पड़े। अगर क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है तो क्रम याद रखना है। तो बहराम शाह, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह भी कहा जाता है, और नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, टोपी सीकर अपना जीवन गुजारा करता था। नासिरुद्दीन महमूद, इसका जो अधिकांश वास्तविक शासन था वो इसके वजीर गैसुद्दीन बलबन के हाथ में था। गैसुद्दीन बलबन के हाथ में था। और अब शासक आता है गैसुद्दीन बलबन। तो गैसुद्दीन बलबन वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये इल्तुतमिश का ही गुलाम था। क्या था? इल्तुतमिश का ही गुलाम था। और चहलगानी, तुर्क के चहलगानी दल 40 जो था उसको इसने समाप्त कर दिया था, ताकि शासक के खिलाफ कोई षड्यंत्र न रच सके। तो इसने दल 40 तुर्क के चहलगानी को समाप्त किया था। तो बलबन ने किया था, क्योंकि वो उसके सभी षड्यंत्रों को, उसके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि वो इल्तुतमिश का ही गुलाम था। और राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और खुद को नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया। तो नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही स्वयं को किसने घोषित किया? राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो बलबन ने। बलबन के दरबार में फारसी परंपराओं की शुरुआत तो बलबन ने, दिल्ली सल्तनत में। तो बलबन ने जो है अपने दरबार में फारसी परंपराओं की शुरुआत की, सिजदा और
पावोस। तो सिरदा और पावोस की शुरुआत करने वाला शासक कौन था? तो बलबन था। सिरदा था घुटनों पर बैठकर झुकना और पावोस सुल्तान के पैरों को चूमना। प्रत्येक वर्ष फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत हुई। एक फारसी त्यौहार था नौरोज, प्रतिवर्ष इसे मनाने की शुरुआत हुई। लोह एवं रक्त, तो लोह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए एक अलग सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। किसे? तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज, और अपनी गुप्तचर विभाग को इसने और मजबूत किया। इसके दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन भी रहते थे। ये इसी के शॉर्ट पॉइंट हैं। और इसको तो बलबन को उलूंग खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उलूंग खां की, उलूंग खां की जो उपाधि थी बलबन को किसने दी थी? तो उलूंग खां की उपाधि बलबन को नासिरुद्दीन महमूद, किसने दी थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। नासिरुद्दीन महमूद ने उलूंग खां की उपाधि जो है वो दी थी। अंतिम शासक, अंतिम गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुआबाद। कौन है? कैकुआबाद 1286 से 1290। बलबन के बाद उसका पौत्र कैकुबाद शासक बना, जो इस वंश का अंतिम कमजोर शासक था। इस वंश का क्या था? अंतिम कमजोर शासक था। 1290 ईस्वी में इसने एक सेनापति गुलाम खिलजी, इसके एक सेनापति गुलाम खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? तो गुलाम खिलजी ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। अंतिम शासक था कैकुबाद। कहीं कहीं पे आपको जो है क्या क्यूमर्स भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्यूमर्स। तो क्यूमर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि कैकुबाद का एक शिशु पुत्र था जिसे कुछ समय के लिए नाम मात्र का सुल्तान बनाया गया था। इसे इसलिए कुछ पुस्तकों में मान लिया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो 1290 से 1320 रहा है। 1290 से 1320 ये बहुत सबसे छोटा वंश रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो खिलजी वंश के शासकों ने तुर्क सत्ता को समाप्त कर एक नई क्रांति की शुरुआत की, और यह वंश अल्पकालिक रहा, लेकिन इसके जो कार्य हैं वो बहुत प्रभावशाली रहे। तो पहला जो शासक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो शासनकाल है वो 1290 से 1296 रहा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी तो किलोखरी को किसको बनाया था? तो किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसका दृष्टिकोण जो था वो उदार था, और वह कहता था कि मैं मुसलमानों का रक्त बहाने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं मुसलमानों का रक्त नहीं बहा सकता हूँ। और इसके शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया। तो मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही किया था, और इसने विफल कर दिया था। ठीक, मंगोलों का एक वर्ग इस्लाम धर्म अपनाकर दिल्ली के पास बस गया, जिसे नवीन मुसलमान कहा गया। क्या? नवीन मुसलमान कहा गया। तो वो मंगोलों का ही एक वर्ग था जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया और दिल्ली के पास में बस गया, नवीन मुसलमान। इसके महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। कहाँ पे? तो कड़ा इलाहाबाद के पास में इसकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 से 1316 इसका शासनकाल है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो वास्तविक नाम था तो अली गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसीलिए इसने सिकंदर ए शाहनी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर ए शाहनी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो भी सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, और इसने कुछ सैन्य सुधार भी किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की शुरुआत की। तो स्थायी सेना की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था, स्थायी सेना की शुरुआत करने वाला।
और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ों को दागने व हुलिया लिखने की प्रथा भी सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। और क्या कार्य किए तो राजस्व एवं कर नीतियां। तो राजस्व एवं कर नीतियां, तो उपजाऊ भूमि पर जो कुल उपज का कर का जो पड़ती तो कर इसने 50% हिस्सा लगान कर के रूप में लेना शुरू किया, यानी कि 1/2 कर के रूप में लेना शुरू किया। और 2 नए कर भी इसने लगाए थे, चराई कर और गढ़ी कर। गढ़ी कर, चराई कर दुधारू पशुओं पर था, गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पर था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली यह अलाउद्दीन की सबसे बड़ी विशेषता थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। वस्तुओं के मूल्य तय कर दिए ताकि कम वेतन में भी सैनिक अपना जीवन यापन कर सके। और इसके लिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के दीवान रियासत और सहना ए मंडी नामक कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। ठीक, और याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। किसको? तो याकूब को दीवान ए रियासत। याकूब को दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत भी नियुक्त किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और इसकी जो आर्थिक नीति, तो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जो हमें जानकारी मिलती है वो तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोजशाही से मिलती है। और इसने जो खुम्स था, खुम्स जो लूट का धन होता था, तो अलाउद्दीन ने उसे उसमें जो शासक का हिस्सा था, सुल्तान का हिस्सा था, तो वो 1/4 से क्या कर दिया था, 3/4 कर दिया था खुम्स में। साम्राज्य विस्तार की कुछ नीतियां, तो अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसे दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था मलिक काफूर को। देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरै को जीता था। इसे तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरै को जीता था दक्षिण भारत में। और वहां से अपार धन, कोहिनूर, हीरा दिल्ली लाया था। कुछ वास्तुकला भी, अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुछ निर्माण भी कराए हैं। अलाई दरवाजा, जिसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, सीरी का किला और हजार खंबा महल, तो इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण कराया था। बात है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक शासनकाल है। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा। और यह कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। और इसने स्वयं को क्या, खलीफुल्लाह, अल्लाह का खलीफ घोषित किया। स्वयं को खलीफुल्लाह की उपाधि किसने दी थी, तो खलीफुल्लाह की जो उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी, यानी कि खलीफा की उपाधि धारण की थी इसने। किसकी, तो खलीफा की उपाधि धारण की थी। अगला नासिरुद्दीन खुसरो शाह, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में शासक बनता है। और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो था। इसकी हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी। और साथ ही खिलजी वंश समाप्त हो गया तथा तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो खिलजी वंश के शासकों का जो क्रम है, क्योंकि यहाँ से या तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, किसी की राजधानी चेंज पूछ लिया जाए, जो भी पूछ लिया जाए, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो क्रोनोलॉजी वाले पूछ लिए जाते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। अब आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है 1320 से 1414, तुगलक वंश। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। और इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्या था, गाजी मलिक था। और इसने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था, गाजी शब्द। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ क्या जोड़ा था, गाजी। गाजी कहा जाता है काफिरों का घातक। तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सिंचाई के लिए भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था।
और इसने दिल्ली के पास एक नया नगर तुगलकाबाद भी बसाया। क्या? तो नया नगर तुगलकाबाद भी इसने जो है बसाया। वहां एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जिसे छप्पन कोट, क्या? छप्पन कोट भी कहा जाता है, जिसे छप्पन कोट भी कहा जाता है। तो छप्पन कोट भी इसको कहा जाता है। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय बंगाल के गवर्नर निजामुद्दीन औलिया के स्वागत में बनाए गए लकड़ी के महल के गिरने से किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। तो किसकी? इसकी मृत्यु कैसे हुई है? तो इसकी जो मृत्यु है वो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है तो वो लकड़ी के महल के गिरने से दबकर हो गई थी। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। इसका वास्तविक नाम जोना खां था। क्या था? जोना खां था। और इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और विवादास्पद सुल्तान माना जाता है। इसे इतिहास में पागल या फिर रक्त पिपासु, तो पागल या रक्त पिपासु के राजा भी कहा गया है, तो रक्त पिपासु राजा कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसकी कई योजनाएं असफल रहीं। और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं जो कि असफल रहीं तो वो ये है। दोआब में कर वृद्धि। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, जो गंगा यमुना वाला दोआब क्षेत्र है उसमें कर बढ़ा दिया था। लेकिन उसी समय वहां पर भीषण अकाल पड़ जाने के कारण यह योजना क्या हुई? फेल हो गई। वहां पर अकाल पड़ गया था, प्लेग फैल गया था। किसका? तो प्लेग फैल जाने के कारण अकाल पड़ गया था। और इसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया 1327। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहां पर? दौलताबाद, देवगिरी कर ली थी। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा ताकि दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखा जा सके। और राजधानी परिवर्तन का जो कारण था वो था कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन पानी और अन्य असुविधाओं के कारण जनता को भारी कष्ट हुआ और फिर से दिल्ली लौटना पड़ा। और इसने प्रतीकात्मक मुद्रा, संकेतक शैली, तो संकेत शैली की भी शुरुआत की तांबे और पीतल के। किसके? तो तांबे और पीतल, यानी कि पीतल या फिर कांसा, पीतल के सिक्के चलाए जिनका जो मूल्य था वो चांदी के सिक्कों टंका के बराबर रखा गया था। और इससे नकली सिक्कों का बाजार में अंबार लग गया था और अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई थी। तो ये भी इसकी फेल हो गई। खुरासान अभियान। तो खुरासान अभियान मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने मध्य एशिया के देश खुरासान को जीतने के लिए भारी सेना को एडवांस वेतन भी दिया, लेकिन बाद में राजनीतिक स्थिति बदलने पर अभियान रद्द करना पड़ा। और कराची अभियान होता है फिर। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास कराची की पहाड़ियों पर सेना भेजी, जहां अत्यधिक ठंड और बीमारी के कारण सेना नष्ट हो गई, ये सेना कमजोर पड़ गई, कम हो गई। तो ये भी इसका फेल हो गया। तो तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 2 नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। किसमें? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, तथा 1347 में बहमनी राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। बहमनी कौन सा? तो बहमनी राज्य की स्थापना। और 1351 में सिंध के ठट्टा के पास मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई? तो 1351 में सिंध के पास ठट्टा में हो गई थी। और इसी पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था, राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये किस शासक के लिए लिखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक कल्याणकारी। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। और इसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ है। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक का, पहला ठट्टा में और दूसरा दिल्ली में। कल्याणकारी कार्य, इसने क्या क्या कार्य किए? तो फिरोज शाह तुगलक इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। शरीयत के खिलाफ चलने वाले जो 24 कष्टदायक कर थे उन सभी को समाप्त करके
केवल 4 कर इसने रखे थे, केवल 4 कर रखे। खराज, जकात, जजिया और खुम्स। खुम्स लूट वाला धन था जो 1/5 हिस्सा होता था सुल्तान का। सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और किसानों से हक ए सर्व सिंचाई कर वसूल किया। तो एक नए कर हक ए सर्व सिंचाई कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और कुल 300 नए नगरों शहरों की स्थापना की, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, कोटला, दिल्ली, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर। और जौनपुर की स्थापना अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में की थी। दीवान ए खिलान यानी कि दीवान और विभाग। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो स्थापना की गई। तो दीवान ए खैरात गरीब मुसलमान अनाथ और विधवाओं की आर्थिक मदद के लिए, गरीब मुस्लिम अनाथ और विधवाओं लड़कियों की मदद के लिए। दीवान ए बंदगान दासों की देखभाल के लिए, और इसके पास 1.80 लाख दास थे। कितने? तो 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के पास। दीवान ए बंदगान दासों की देखभाल के लिए था। मुद्रा सुधार तो तांबे और चांदी के मिश्रण से बने सिक्के चलाए, जिनको क्या कहा गया है? तो जिनको अधा, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, अधा और विख, अधा और विख कहा गया है। अशोक के स्तंभ, तो अशोक का जो स्तंभ है हरियाणा के टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को उखाड़कर कहाँ पे? दिल्ली लाया गया। अशोक के टोपरा और मेरठ वाले अशोक स्तंभों को उखाड़कर कहाँ? तो दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और इसने जो अपनी आत्मकथा है वो फारसी भाषा में फुतुहाते फिरोजशाही के नाम से लिखी है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, जिसके शासनकाल में 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब अगला वंश आता है तो सैयद वंश। कौन सा? तो सैयद वंश। तुगलक वंश के पतन के बाद खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान किसने? तो खिज्र खान ने। यह तैमूरलंग का सेनापति था और भारत में उसी की ओर से कर वसूलता था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की और रैयत आला की उपाधि से स्वयं को संतुष्ट रखा। अगला है मुबारक शाह। यह शाह की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। इसके दरबारी लेखक याहिया बिन अहमद सिरंदी। तो याहिया बिन अहमद सिरंदी जिन्होंने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी है। तारीख मुबारक शाही पुस्तक किसकी है? तो याहिया बिन अहमद सिरंदी की है। अगला है मोहम्मद शाह। तो इसके शासनकाल के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, एग्जाम में भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अलाउद्दीन आलम शाह, ये सैयद वंश का अंतिम और सबसे कमजोर शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह यह अपनी मर्जी से गद्दी छोड़कर बदायूं चला गया। यह अपनी मर्जी से क्या? गद्दी छोड़कर बदायूं चला गया। और इसके बाद बहलोल लोदी ने सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली। अब अगला आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश 1451 से 1526। 1451 से 1526। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राजवंश था। इससे पहले सभी शासक तुर्क थे। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। 1451 में लोदी वंश की स्थापना की और यह प्रथम वंश था। यह अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था और उन्हें क्या कहकर पुकारता था? तो मकसदे आली कहकर पुकारता था। यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था अगर इसके सरदार नहीं बैठते थे तो ये उन्हीं के साथ में नीचे कालीन पर बैठता था। इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो बहलोल लोदी ने। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया बहलोल लोदी ने। और इसने अपने नाम के तांबे के सिक्के बहलोली सिक्के चलाए थे। तो बहलोली सिक्के चलाए थे, तांबे के थे। वो किसके थे? किस धातु के? तो तांबे के थे, जो अकबर के समय तक विनिमय में रहे। और इसके बाद आता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है।
आगरा नगर की स्थापना की, कृषि एवं प्रशासन को सुदृढ़ बनाया। सिकंदर लोदी आगे देखेंगे डिटेल में। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और लोदी वंश का अंत हो गया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राजवंश था, लोदी वंश। अब सिकंदर लोदी इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान, इसमें तो 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और ये लोदी वंश का सबसे महान और योग्य शासक था, सबसे महान और योग्य शासक था। तो इसने आगरा शहर की स्थापना की 1504। तो 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसने अपनी राजधानी बना लिया। पहले 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया। इसने कुछ आर्थिक सुधार, तो इसने भूमि की पैमाइश के लिए एक नया पैमाना गज ए सिकंदरी, क्या तो गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। गज ए सिकंदरी की शुरुआत की जो भूमि नापने के लिए मानक बना। इसने अनाज से चुंगी टैक्स हटा दिया था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। और एक संस्कृत ग्रंथ, क्या संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ, संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का इसने फारसी में क्या कराया था, तो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। किस नाम से, तो फरंगे सिकंदरी के नाम से, फरंगे सिकंदरी के नाम से। और यह कुछ कविताएं लिखता था, किससे, गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। संगीत का प्रेमी था और इसके समय में फारसी भाषा में संगीत ग्रंथ लज्जत सिकंदरी की भी रचना हुई। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सिकंदर लोदी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने नागरकोट, कहाँ पे, तो नागरकोट के मंदिर की जो मूर्ति थी उसे तोड़कर उसे टुकड़ों को, कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था तथा मुसलमानों को ताजिया मुसलमानों के ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया और मुस्लिम महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने से भी रोक दिया था सिकंदर लोदी ने। अब आता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान बना। ये एक अहंकारी और कठोर स्वभाव का शासक था और इसने अपने सरदारों का अपमान शुरू कर दिया था, जिससे इसके चाचा आलम खां लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ। खतौली का युद्ध और इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच, किसके मध्य हुआ खतौली का युद्ध 1518 में, तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध का जो मुकाबला है वो बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था और युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो इब्राहिम लोदी मारा गया था। वह दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का ऐसा इकलौता सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया, तो वो इब्राहिम लोदी था। कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। और इस युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य, कौन सा, तो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और खतौली का युद्ध हुआ, फिर पानीपत का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। अब दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान होता था वो सर्वोच्च पदाधिकारी सुल्तान था। कौन था, तो सुल्तान था। और कुछ प्रमुख मंत्री, तो वजीर कौन होता था, वजीर प्रधानमंत्री राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख होता था वजीर, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। आरिजे ममालिक, तो आरिजे ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख था। बलबन द्वारा आरिजे ममालिक विभाग को स्थापित किया गया था, किसके, तो बलबन के द्वारा। आरिजे ममालिक। दीवान ए रियासत विदेशी विभाग था, विदेशी विभाग एवं धार्मिक मामलों का मंत्री होता था दीवान ए रियासत। काजी उल कुजात न्याय विभाग का मुख्य मंत्री होता था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए खैरात दान विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था।
और दीवान ए मुक्त खराज क्या था? तो दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग। कुछ प्रशासनिक इकाइयां, इकता, इकता के बाद सिख, फिर परगना और फिर ग्राम। इकता क्या होता था? सूबे या प्रांत का प्रमुख, जिसे इक्तेदार, वली या फिर मुफ्ती कहा जाता था। उसके बाद आता था सिख। सिख जिले को कहा जाता था और सिखदार, इसका जो प्रमुख होता था सिख का, तो सिखदार होता था। परगना तहसील को कहा जाता था और इसका जो प्रमुख था वो अमीन होता था, आमीन। परगना का प्रमुख आमीन होता था। और गांव तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, दिल्ली सल्तनत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और ग्राम का प्रमुख मुकदम, खूट या फिर पटवारी या फिर ग्रामिक होता था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, विभाग एवं कला। केंद्रीय प्रशासन कैसा था दिल्ली सल्तनत में? तो दिल्ली सल्तनत का जो सर्वोच्च प्रधान था वो सुल्तान होता था, जिसके पास कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना की संपूर्ण शक्तियां निहित होती थी सुल्तान के हाथ में। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी दिल्ली सल्तनत में, जिसे मजलिस ए खलवत कहा गया है। तो मजलिस ए खलवत एक मंत्री परिषद होती थी जो सुल्तान की सहायता करती थी। कला, तो वस्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग और ईंट और पत्थर का व्यापक प्रयोग हुआ है दिल्ली सल्तनत में। मेहराब और गुंबदों का प्रमुख प्रयोग हुआ है। और कुरानी आयातों की सुंदर नक्काशी की गई। विशाल मस्जिदों, मकबरों, मीनारों और किलों का भी निर्माण हुआ। प्रमुख स्थापत्य एवं निर्माण, तो प्रमुख स्थापत्य एवं निर्माण, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। जो नींव रखी थी, शुरुआत की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पूर्ण से इल्तुतमिश ने करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। 2.5 दिन का चोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया अजमेर में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह कोटला तो फिरोज शाह तुगलक ने। मंत्री, तो वजीर कौन होता था? दीवान ए वजारत, तो दीवान ए वजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था और यह प्रधानमंत्री और वित्त विभाग का प्रमुख होता था। किसका? तो प्रधानमंत्री और वित्त विभाग का प्रमुख होता था। यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और वित्तीय मामलों से संबंधित सभी कार्य जो है वजीर करता था। आरिज ए मुमालिक, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक। आरिज मुमालिक दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था आरिज मुमालिक। और इस विभाग की जो स्थापना है तो वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। सैनिकों की भर्ती और उनकी जांच, वेतन और प्रशिक्षण तथा सेना के रखरखाव के लिए दीवान अर्ज विभाग सैनिकों की देखभाल के लिए था और इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। दीवान ए रसालत, यह विदेश विभाग था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग था, विदेश विभाग का प्रमुख होता था दीवान ए रसालत। ये धार्मिक मामले, दान पुण्य तथा विदेशी राजदूतों से संबंधित कार्य देखता था। सद्र उस सुदूर, तो सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों और दान विभाग का मंत्री होता था। सद्र उस सुदूर मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक संस्थाओं को दान देने तथा धार्मिक कार्यों की देखभाल करता था सद्र उस सुदूर। काजी उल कुजात, तो काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मुख्य काजी होता था और सुल्तान के बाद न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी और शरीयत कानून के अनुसार न्याय करता था काजी उल कजात, काजी उल कजात। दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा यह शाही पत्राचार, व्यवहार और दस्तावेज तैयार करने वाला विभाग था। यह शाही पत्राचार, व्यवहार और दस्तावेज तैयार करने वाला विभाग था दीवान ए इंसा। और इसके प्रमुख तो दबीर ए खास, दबीर ए खास इसके प्रमुख होते थे। दीवान ए वकूफ, यह विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य के सभी खर्चों, तो राज्य के सभी खर्चों और जांच पड़ताल और लेखा की 5 परख करना इसका कार्य था। दीवान ए मुक्त खराज, तो दीवान ए मुक्त खराज की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना। और इसका कार्य तो बकाया लगान की वसूली करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख कार्य था दीवान ए मुक्त खराज का।
दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही इस कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही विभाग की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना, कृषि का विकास करना और किसानों को सहायता प्रदान करना दीवान ए कोही का प्रमुख उद्देश्य था। उपयुक्त मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? तो सुल्तान द्वारा की जाती थी और ये सभी मंत्री सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो सभी मंत्री हैं वो किसके? तो जब नियुक्ति सुल्तान कर रहा है तो सुल्तान के ही प्रति उत्तरदायी होंगे। जैसे दीवान का अर्थ क्या है? तो विभाग या फिर कार्यालय। दीवान का अर्थ होता है विभाग या कार्यालय। प्रांत एवं स्थानीय प्रशासन, तो दिल्ली सल्तनत का पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या इक्ता कहा जाता था। इक्ता कहा जाता था कई प्रांतों को इक्ता। इक्ता प्रणाली, तो इक्ता का प्रशासन संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार मुक्ति या फिर वल्ली कहा जाता था। इक्तेदार मुक्ति या फिर वल्ली कहा जाता था। और इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक के समय इसे आनुवंशिक बना दिया। जबकि फिरोज शाह तुगलक के समय इसको आनुवंशिक बना दिया गया। सैन्य व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की सेना मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित थी। अश्वरोही सेना, गज सेना, पदाती सेना और नौसेना को। कुछ हद तक नौसेना भी थी। उसने सल्तनत काल में स्थायी सेना, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल में स्थायी सेना रखने की शुरुआत कर दी थी। सैनिकों को जागीर के बदले नगद वेतन, क्या जागीर के बदले नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू कर दी गई। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था, इस्लामिक कानून कुरान की आयतों, इस्लामिक कानून कुरान की आयतों, कुरान की आयतों, हदीस और सुल्तान के फरमानों पर आधारित थी। न्याय प्रणाली का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सुल्तान होता था। न्याय प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश काजी, तो काजी उल कुजात होता था। सुल्तान के बाद मुख्य जो न्यायाधीश था वो काजी उल कुजात होता था। शहरों में न्याय का कार्य कौन? तो काजी करते थे, जबकि गांवों में न्याय पंचायत फैसले करती थी। शहरों में काजी करते था और जबकि गांवों में न्याय पंचायत फैसले करती थी। दंड विधान की काफ़ी कठोर थे। दंड विधान जो थे वो काफ़ी कठोर थे, जैसे अंग भंग करना या फिर मृत्युदंड देना। अंग भंग करना या फिर मृत्युदंड देना। कर व्यवस्था, तो इस्लाम के नियमों के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के कर बताए गए हैं। उस्र, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो उपज का 5% या फिर 10% हो जाता था। खराज क्या था? तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, जो सामान्यतः उपजाऊ 1/3 से 1/2 भाग होता था। जकात क्या था? यह केवल धनी मुसलमानों से उनकी संपत्ति पर लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। कौन सा? जकात। जकात जो कुल संपत्ति का 2.5% होता था, जिसका जो उपयोग है वो गरीबों और धार्मिक कार्यों के लिए होता था। जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। खम्स, ये सुल्तान के दौरान लूट में प्राप्त धन का हिस्सा और इसके नियम के अनुसार 1/5 भाग सुल्तान का और 4/5 भाग सैनिकों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे उलट दिया था और 4/5 कर दिया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने। वास्तुकला, तो दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय इस्लामी या फिर इंडो इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का सुंदर समन्वय देखने को मिला, जिसे इंडो इस्लामिक स्टेट
इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता था और इस काल में मेहराब, गुंबद और ज्यामितीय डिजाइनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। किसका? ज्यामितीय डिजाइनों का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद थी यह। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। और इल्तुतमिश, तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। और दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने। और ये भारत में निर्मित पहला मकबरा था। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। बदायूं में अलाउद्दीन खिलजी, तो दिल्ली में अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। सिरी का किला, तो सिरी का किला, हजार खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। सिरी का किला, हजार खंबा महल और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक, तो दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया और फिर एक मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया। मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली में आदिलाबाग का किला, तो दिल्ली में आदिलाबाग का किला और पन्हा, जिसे जहां पनाह नगर भी का निर्माण कराया। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जहां पनाह नगर भी कहा जाता है पनाह को। इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह कोटला का किला, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर जैसे शहरों की स्थापना की। और उसने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी 5वीं मंजिल का भी निर्माण करा दिया था। फारसी भाषा सल्तनत काल की राजभाषा, तो फारसी थी। सल्तनत काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। अमीर खुसरो तूतिए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ थे अमीर खुसरो, जिन्होंने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। तो 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? तो तुगलक वंश तक देखा गया है, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया, खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं? तो कुरान उस सादेन, मलहा उल फुतुह, तुगलकनामा और नूह सिपीर। कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं मिन्हाज उस सिराज, तबकाते नासिरी और अब्दुल मलिक इसामी, फुतुहात उस सलातीन और जियाउद्दीन बरनी, तो तारीख फिरोजशाही और फतवा-ए जहांदरी। शम्स ए सिराज अफीक, तारीख फिरोजशाही, शम्स ए सिराज अफीक, तो तारीख फिरोजशाही। तो दिल्ली सल्तनत